हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, खास करके उन विद्यार्थियों का इस क्लास में जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत योगा को एडॉप्ट किया है, योगा विषय को चुना है। मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज जो बना रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इस को कैरिकुलर एग्ज़ाम वाले पेपर के लिए, उसके मैं 7 पार्ट बना चुका हूँ और आप तक मैं भेज चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसे पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे। ये पेपर 28 अप्रैल 2022 को है इसका। उसी सीरीज में आज हम अपना 8वां पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इसकी एक पूरी यूनिट है। जिस पार्ट को आज हम ले रहे हैं वो यूनिट है। उसमें ये पूछा जाता है, कई प्रकार के आपको खेल दिए जाएंगे गेम्स दिए जाएंगे और उस गेम्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में आप उसका उद्भव, विकास और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। यानी आपको बताना रहेगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस खेल का क्या है। तो उसमें फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, हैंडबॉल, जूडो, तैराकी, स्विमिंग, हॉकी, इस तरह के तमाम खेल होंगे। तो मैं 5 या 6 खेलों पर इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। इन 5-6 में से कोई न कोई एक 100% आएगा। योगा पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि योगा का उद्भव, विकास कैसे हुआ और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही। आज अपने हम इस वीडियो में 3 खेल एक साथ ले रहे हैं। पहला हम ले रहे हैं फुटबॉल, दूसरा हैंडबॉल और तीसरा जूडो। ये तीनों खेल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको इस वीडियो में आज मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुटबॉल की। देखिए, पूरी दुनिया में फुटबॉल का खेल बहुत लोकप्रिय रहा है और आज भी है। लेकिन फुटबॉल की शुरुआत कब, कैसे, कहाँ हुई, इस संबंध में कई धारणाएं हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, फुटबॉल के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि फुटबॉल जो है वो रोम का एक प्रसिद्ध खेल था। लेकिन जो मॉडर्न फुटबॉल है, जो आधुनिक फुटबॉल है, उसका विकास और उसका प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। तो 2 धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं रोम का यह प्रसिद्ध खेल था, लेकिन ये तो निर्विवाद रूप से तय है कि जो मॉडर्न फुटबॉल का गेम है, जो आधुनिक फुटबॉल है, वो इंग्लैंड की देन है और इंग्लैंड में ही ये डेवलप हुआ। अब जरा देखते हैं कि आगे इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, ऐसा है, 1904 में गठन होता है फीफा का। फीफा आप जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, FIFA, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, और इसे आमतौर पर हम किस नाम से जानते हैं? फीफा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसे कहते हैं फीफा। इसका गठन होता है 1904 ईस्वी में। फिर 1930 ईस्वी में, यानी लगभग 26 साल बाद, 1930 ईस्वी में फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होता है, विश्व कप। और 1951 में फुटबॉल को एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए, शायद जानकारी हो आपको, कि 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 1948 तथा 1956 यानी 1948 और 1956 के ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचा। यानी फुटबॉल को भारत ने बड़े उस अंदाज में लिया कि जिस अंदाज में कोई खेल उसके विजेता लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल इस देश का खेल नहीं था तो यहाँ के भारत के लोगों ने इसे हाथों हाथ नहीं लिया। फुटबॉल को हाथों हाथ लिया गया और उसी का यह परिणाम था कि 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया का पहला ऐसा देश बना जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुँचा। और भारत की ये है जो प्रगति थी, या ये जो प्राप्ति थी, सेमीफाइनल तक पहुँचने की जो ये प्रगति थी, ये फुटबॉल के क्षेत्र में आज भी बहुत ऊंचाई पर मानी जाती है, सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फुटबॉल के कुछ उसके फिजिकल, उसका जो भौतिक स्वरूप है फुटबॉल के मैदान का, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए, फुटबॉल का जो मैदान का आकार होता है वो आयताकार होता है। ठीक, फुटबॉल के मैदान की लंबाई 100 मीटर से लेकर के 110 मीटर तक होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 64 से 75 मीटर। चूँकि आयताकार होता है तो लंबाई 100 से 110 मीटर होती है और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। फुटबॉल में जो फुटबॉल होता है, यानी जो गेंद होती है जिससे हम पैरों से खेलते हैं, उसकी जो परिधि है वो 27 से 28 इंच होती है। परिधि मतलब समझ रहे हैं, वो गोले को अगर चारों तरफ से नापा जाए उस फुटबॉल के गोले को, तो उसकी जो परिधि है वो 27 से 28 इंच के आसपास होती है। गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन होता है 393 ग्राम से लेकर के 453 ग्राम तक। ठीक, गेंद का वजन होता है 393 ग्राम से 453 ग्राम। प्राय इसे औंस में दिखाया जाता है। औंस ये 14 से 16 औंस वजन के बराबर होता है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या हम बात करते हैं तो 18 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 होते हैं खिलाड़ी अतिरिक्त। एक मैच में जितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं तो 3। एक मैच में 3 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। फुटबॉल मैच में खेल की टाइमिंग क्या होती है? अवधि 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में। 45 मिनट, क्योंकि 45 मिनट बहुत होता है। फुटबॉल इतने स्ट्रेंथ और इतने पावर का खेल है कि 45 मिनट में आदमी पानी हो जाता है उसको खेलते खेलते, इतनी ताकत लगती है। तो इसलिए 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। फुटबॉल मैच में जो 45 मिनट बाद जो खेल होता ख़त्म हो जाता है तो अगले 45 मिनट शुरू होने के पहले 10 मिनट का एक ब्रेक होता है, उसे बोलते हैं मध्यांतर। तो फुटबॉल के 2 मैचों के बीच में जो इंटरवल होता है 45 मिनट के बाद, वो कितने मिनट का होता है? वो 10 मिनट का होता है। मैच जो खिलाते हैं उसमें एक रेफरी होता है और 2 लाइनमैन होते हैं। मैच जैसे क्रिकेट में आपके 2 अंपायर होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड में एक टीवी अंपायर होता है, एक थर्ड अंपायर जिसे कहते हैं। उस तरह से फुटबॉल में क्या होता है, मैच खिलाने वाले 2 अधिकारी होते हैं, एक रेफरी होता है और 2 लाइनमैन होते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप समझ लीजिए ज़मीन से जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये 8 फीट होती है। ज़मीन से गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। अब हम बात करते हैं खिलाड़ी की पोशाक, कि फुटबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है उसकी पोशाक कैसी होती है। तो ये देखिए, प्रायः जर्सी, कमीज और जिसे बरमूडा कहते हैं, नेकर टाइप का, मोजे और सूज पहन सकते हैं, जर्सी पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, नेकर या बरमूडा इसे कहते हैं, वो आप पहन सकते हैं। ठीक, हाँ, इसमें एक ध्यान रखती बात है कि जो गोलकीपर का ड्रेस डिज़ाइन होता है या गोलकीपर की जो कमीज या जर्सी का रंग होता है वो बाकी खिलाड़ियों के रंग से भिन्न होता है। फुटबॉल में मैंडेटरी है जूते पहनना, यानी बूट्स पहनना, शूज पहनना मैंडेटरी है, आवश्यक है। बस एक बात का ध्यान रखा जाता है कि आप ऐसे अपने ड्रेस में कुछ भी नहीं पहनेंगे जो किसी दूसरे खिलाड़ी से भिड़ जाएं तो उस खिलाड़ी को किसी प्रकार की फिजिकल डैमेज हो, यानी खिलाड़ियों के लिए जो हानिकारक हो, ऐसा ड्रेस डिजाइन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब खेल का प्रारंभ होता है कैसे? खेल के प्रारंभ में क्या होता है? टॉस होता है, और टॉस द्वारा क्या, किक मारने और साइड चुनने का निर्णय किया जाता है कि कौन किक मारेगा और कौन किस साइड में रहेगा। ये चुना जाता है टॉस के द्वारा। टॉस जीतने वाली टीम को किक लगाने या साइड चुनने की छूट होती है। किस तरह से? बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह कि अगर आपने टॉस जीत लिया है तो आप पहले बैटिंग करेंगे या पहले फील्डिंग करेंगे, ये आपके ऊपर है। जो आप चुनेंगे वो आप चुन सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी जो टॉस जीतता है उस टीम को किक लगाने और साइड चुनने की छूट होती है। ठीक, अब जरा कुछ और बातें हम इसकी देख लें कि फुटबॉल में किन अन्य चीज़ों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब जरा देख लेते हैं कि इस खेल में जीत और हार कैसे होती है। तो देखिए, होता क्या है, 2 टीमें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। तो जो जिस टीम के खिलाफ जितना ज़्यादा गोल मार देता है वो टीम विजयी मानी जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों खिलाड़ियों ने 5 गोल किया और दूसरे ने भी 5 गोल कर दिया, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों टीमें इसमें बराबर मानी जाएंगी, यानी ना तो कोई जीतेगा और ना कोई हारेगा। इसमें कई प्रकार के दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो दंडित भी किया जाता है। किस प्रकार से उसे देख लेते हैं। जब कोई खिलाड़ी गलती करता है इस फुटबॉल टीम में, तमाम प्रकार की गलतियां होती हैं, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे,
शॉर्ट में समझेंगे। होता क्या है कि इसमें एक फ्री किक होती है। फ्री किक लगाने अगर नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो विरोधी खिलाड़ी को एक फ्री किक दी जाती है जहां पर नियम का उल्लंघन हुआ होता है। जिस प्लेस पर नियम का उल्लंघन कोई होता है, कोई आपका नियम वायलेट होता है, तो उसी स्थान से खिलाड़ी को फ्री किक लगाने को दी जाती है। ये फ्री किक दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट फ्री किक होती है और एक इनडायरेक्ट फ्री किक होती है। इसे हिंदी में प्रत्यक्ष फ्री किक और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष फ्री किक या परोक्ष फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक। ये जो डायरेक्ट फ्री किक होती है यानी प्रत्यक्ष फ्री किक होती है, वो है जहाँ से सीधे गोल को गेंद जाती है वहाँ से लगाई जाती है। जहाँ से सीधा गोल किया जा सकता है वहाँ से वो फ्री किक लगाई जाती है, प्रत्यक्ष फ्री किक लगाई जाती है। ठीक। अच्छा, जब आप प्रत्यक्ष फ्री किक लगाते हैं तो जो खिलाड़ी उस गेंद को रोकने के लिए विरोधी टीम से लगाया जाता है वो कितनी दूर होता है? अन्य जो खिलाड़ी होंगे वो कम से कम 10 गज की दूरी पर होंगे। जैसे आप अगर फ्री किक लगा रहे हैं तो उसे रोकने के लिए जो अन्य खिलाड़ी होंगे या आपकी टीम के जो कोई खिलाड़ी होंगे या कुछ भी होगा, कोई भी खिलाड़ी जो है वो 10 गज की ही दूरी पर होगा। ठीक। और क्या होगा, मान लीजिए कि अच्छा हाँ, एक बार और हो सकता है कि जो फ्री किक लगाता है, फ्री किक लगाने वाला जो खिलाड़ी होता है वो गेंद को दूसरी बार तब तक नहीं छू सकता है जब तक इसे किसी अन्य खिलाड़ी ने ना छू लिया हो। ये एक नियम और है कि जो फ्री किक लगाने वाला खिलाड़ी होता है वो उस गेंद को दोबारा तब तक नहीं छू सकता है जब तक कि किसी दूसरे खिलाड़ी ने उसे छू ना लिया हो। हाँ, दूसरा खिलाड़ी जैसे ही छू लेता है तो जो फ्री किक लगाने वाला खिलाड़ी होता है वो उसे छू सकता है। ठीक। अब इसमें एक होती है पेनाल्टी किक। पेनाल्टी किक क्या होता है? पेनाल्टी किक लगाने के समय जो किक मारने वाला खिलाड़ी होता है वो और जो गोलकीपर होता है वो उसी पेनाल्टी का एक क्षेत्र होता है, उसी पेनाल्टी फील्ड में ही रहते हैं और बाकी के खिलाड़ी जो होते हैं वो पेनाल्टी क्षेत्र से बाहर रहते हैं और जो पेनाल्टी का निशान होता है उससे कम से कम 10 गज दूर होते हैं। ठीक। गेंद को किक लगने तथा गोल रक्षक गोल रेखा पर स्थिर खड़ा रहेगा। किक मारने वाला गेंद को दूसरी बार छू नहीं सकता जब तक कि उसे गोलकीपर छू नहीं लेता है। वही जो पहले वाली बात थी कि अगर आपने किक लगाया पेनाल्टी क्षेत्र में तो गोलकीपर जब तक छू नहीं लेगा तब तक आप दूसरी बार उसे मार नहीं सकते हैं। ठीक। फिर इसमें थ्रो इन होता है। ठीक। कई बार क्या होता है कि गेंद बाहर चली जाती है तो कोई खिलाड़ी उसे अपने हाथ से उसके अंदर फेंकता है, इसको थ्रो इन बोलते हैं। ठीक। कॉर्नर किक होती है, गोल किक होती है, इसमें फाउल होती है। फाउल का मतलब त्रुटियां होती हैं कि खेल में किस किस प्रकार के फाउल हो सकते हैं। जरा इस संबंध में देख लेते हैं 2-4 बातें। देखिए, होता क्या है कि यदि कोई भी खिलाड़ी, अब आपको बता रहे हैं कि निम्नलिखित कुछ नियम ऐसे हैं कि अगर इसमें से कोई भी खिलाड़ी इन नियमों को जानबूझकर तोड़ता है या उसे टूट जाते हैं तो जो विरोधी दल होता है उसको प्रत्यक्ष एक फ्री किक दी जाती है। कौन कौन से नियम हैं? पहली बात तो ये है कि विरोधी खिलाड़ी को किक मारे या किक मारने की कोशिश करे। विरोधी खिलाड़ी को किक मारे या किक मारने की कोशिश करे। कोई अपने से विरोधी खिलाड़ी को कोई किक मारने की कोशिश करे या किक मार दे। दूसरा क्या है? विरोधी खिलाड़ी पर कूदे या धक्का मुक्का मारने का प्रयास करे, यानी किसी प्रकार से उसे अगर परेशान करता है तो इस प्रकार से दंडित किया जाएगा उसे। तीसरा क्या है? विरोधी खिलाड़ी पर आक्रमण कर दे, कोई गुस्से में या क्रोध में, या हार रहा हो कोई खिलाड़ी जीत रहा है तो खींच में या गुस्से में आकर के, ईर्ष्या में आकर के अगर कोई आक्रमण कर देता है तो उस अवस्था में वो दंडित किया जाएगा। विरोधी खिलाड़ी पर पीछे से आक्रमण कोई कर दे, आगे से ना आक्रमण करे, पीछे से आक्रमण कर दे तो भी दंडित किया जाएगा, उसे माना जाएगा उसने नियमों का उल्लंघन किया है। विरोधी खिलाड़ी को पकड़े या उसके कपड़े, जर्सी या कुछ पकड़ करके खींचे तो भी इसे आप नियम का उल्लंघन कहेंगे। विरोधी खिलाड़ी को चोट लगाने की कोशिश कोई करे कि चोटिल हो जाता अगर तो मेरा काम बन जाता, बैठता कुछ देर तो हम अच्छा खेल लेते क्योंकि बड़ा अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है तो चलो चोटिल कर दिया जाए। तो होता है मैदानों में इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से करते हैं और पाए जाते हैं तो आप उल्लंघन की श्रेणी में आएंगे। ठीक।
दौड़ते समय अगर आप जानबूझ करके अपने विरोधी खिलाड़ी को अपनी टांग से लंगी मार देते हैं, लंगड़ी लगा देते हैं कि वो खिलाड़ी गिर जाए, तो ये भी नियम के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। ठीक। और क्या है, फुटबॉल में आप गेंद को हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। गोलकीपर तो पकड़ सकता है, लेकिन बाकी खिलाड़ी उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो आप फाउल माने जाएंगे। तो इस प्रकार से मोटा मोटा ऐसा फुटबॉल के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे हैंडबॉल के बारे में कि हैंडबॉल का शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या क्या नियम हैं। हैंडबॉल जो है, ये कहते हैं कि आधुनिक हैंडबॉल जो है, जो मॉडर्न हैंडबॉल है, इसका जन्मदाता है डेनमार्क। जन्मदाता का श्रेय होने का श्रेय दिया जाता है किसको? डेनमार्क को। यहाँ क्या थे, एक जिम शिक्षक थे, उनका नाम था होल्गर नेल्सन। जिम शिक्षक थे, उनका नाम था होल्गर नेल्सन। इन्होंने 1898 में जो आपका मॉडर्न हैंडबॉल है, इसके तमाम नियम बनाए। जिम शिक्षक थे होल्गर नेल्सन। इन्होंने 1898 में जो मॉडर्न हैंडबॉल है, यानी आधुनिक हैंडबॉल है, उसके तमाम नियम बनाए। 1906 में ये प्रकाशित हुई। जो उन्होंने नियम बनाए 1898 में होल्गर नेल्सन साहब ने, ये सारे नियम 1906 में प्रकाशित हुए। हैंडबॉल के नियमों का एक और संग्रह जर्मनी के मैक्स हैजर और उनके 2 साथियों ने मिलकर के 29 अक्टूबर 1917 में प्रकाशित किए। यानी ये 1906 में प्रकाशित हुआ। और एक दूसरा संग्रह प्रकाशित हुआ, वो कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। मैक्स हैजर और उनके 2 और दोस्त थे। इन लोगों ने मिलकर के 29 अक्टूबर 1917 में से प्रकाशित किया। 1919 में इसका पुनः संशोधन किया गया। 1919 में इसका पुनः संशोधन किया गया। हैंडबॉल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इन खेल नियमों के द्वारा पुरुषों के लिए खेला गया और ये था जर्मनी और बेल्जियम के बीच में 1925 में। ये जो नियम बनाए गए, इन नियमों को मद्देनज़र रखते हुए पुरुषों के लिए जो पहला हैंडबॉल का मैच हुआ, वो जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ। कब हुआ? 1925 में। और 1930 में महिलाओं के लिए एक मैच खेला गया, यानी 5 साल बाद, और ये था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया। पहला मैच था पुरुषों के बीच खेला गया, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। दूसरा 5 साल बाद, यानी 1930 में महिलाओं के बीच में खेला गया। और ये कहाँ कहाँ की महिलाएं थीं? महिला खिलाड़ी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की। ठीक। फिर क्या हुआ? 1928 में इंटरनेशनल अमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना 1926 में हुई। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पुरुषों के लिए इस खेल को ओलंपिक खेल में सम्मिलित किया गया। कब? 1936 में बर्लिन जो ओलंपिक हुआ, बर्लिन में ओलंपिक हुआ जो, उसमें पुरुषों के लिए इस खेल को ओलंपिक गेम के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सन 1976 में महिलाओं के लिए हैंडबॉल खेल को मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में और 1976 में महिलाओं के लिए मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इसे सम्मिलित किया गया। अगर हम इसके खेल के मैदान की बात करें तो खेल का मैदान 2 खेल क्षेत्रों में बटा होता है। खेल का मैदान 2 खेल क्षेत्रों में विभाजित होता है। मैदान 2 खेल क्षेत्रों में विभाजित होता है। खेल का जो कोर्ट होता है, उसका आकार आयताकार होता है। इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होती है। ठीक। लंबी सीमा रेखा साइड लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी और छोटी सीमा रेखा गोल लाइन 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसे ये कहा जाता है, लंबी सीमा रेखा को साइड लाइन कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और छोटी सीमा रेखा जिसे गोल लाइन कहते हैं, ये 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्रत्येक गोल रेखा के मध्य में गोल होते हैं। एक गोल में 2 ऊंचे स्तंभ खड़े होते हैं, यानी खंभे होते हैं, जो क्षेत्र के कोनों से समान दूरी पर होते हैं। और ये जो खंभे होते हैं एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर होंगे और इनकी ऊंचाई 2 मीटर होगी। और ऊपर से क्रॉस बार द्वारा ये जुड़े रहते हैं। क्रॉस बार की जो मोटाई होती है
वो 8 सेंटीमीटर होती है। यानी जो दो खंभे होते हैं, इन दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी होती है? 3 मीटर होती है। और इन खंभों की हाइट कितनी होती है? 2 मीटर होती है। तो 3 मीटर की दूरी और 2 मीटर की ऊंचाई के खंभे होते हैं। अगर इसके हम खेल की टाइमिंग की बात करें, कितनी देर तक खेला जाता है, तो हैंडबॉल खेल में 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इन दोनों हाफ के मध्य में 10 मिनट का इंटरवल होता है, यानी मध्यांतर होता है, अंतराल होता है। 30 मिनट एक खेल होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर दूसरा खेल 30 मिनट का होगा। अब मान लीजिए कि खेल के बराबर हो गया, दोनों तरफ से स्कोर टाई हो गया, तो क्या होगा? 5 मिनट का एक गैप दिया जाएगा। उसके बाद 5-5 मिनट के 2 हाफ और होंगे और इन दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतराल लिया जाता है और फिर ये तय किया जाता है कि कौन हारा और कौन जीता। इसके आगे भी कुछ स्थितियां हैं, वो बहुत बारीक स्थितियां हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, फिर होता क्या है? रेफरी जो होता है वो सीटी बजाता है, खेल प्रारंभ हो जाता है और वहाँ पर बैठता है एक टाइम कीपर। वो टाइम कीपर टाइम का ध्यान रखता है और वो बताता है कि खेल को कब समाप्त करना है और कब शुरू करना है। ठीक, अब चलते हैं हम गेंद की ओर कि हैंडबॉल में जो गेंद होती है वो कैसी होती है। देखिए, गेंद चमड़े की होती है, सिंथेटिक, और आकार में गोल होती है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये चमकदार होता है और स्लिप करने वाला होना चाहिए। गेंद जो है वो चमकदार और फिसलने वाली होनी चाहिए। गेंद की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 50, देखिए होता क्या है कि अलग अलग श्रेणी के लिए इसकी अलग अलग गेंद की लंबाई चौड़ाई और वजन रखा गया है। अगर आप 16 वर्ष से अधिक के पुरुष हैं तो ये 58 से 60 सेंटीमीटर की परिधि होगी और गेंद का वजन होगा 425 ग्राम से लेकर के 475 ग्राम। और अगर 16 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं और 12 से 16 वर्ष के बालक हैं तो गेंद का वजन होगा 325 से 375 ग्राम और गेंद की परिधि होगी 54 से 56 सेंटीमीटर। लेकिन 8 से 14 वर्ष की कोई बालिका है या 8 से 12 वर्ष के बालक हैं, इनके लिए जो खेल के नियम बनाएंगे उनमें जो गेंद का वजन होगा वो वजन होगा 290 से 330 ग्राम और गेंद की परिधि होगी 50 से 52 सेंटीमीटर। तो इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है उम्र की सीमा के अनुसार। अब जरा हम बात कर लेंगे टीम की। तो टीम की बात करते हैं तो देखिए, इसमें एक टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं और एक टाइम में इनमें से 7 खिलाड़ी खेलते हैं। 16 खिलाड़ी होते हैं लेकिन एक समय में 7 खिलाड़ी खेलते हैं और इनमें से एक होता है गोलकीपर, यानी 6 खिलाड़ी और एक गोलकीपर, कुल मिलाकर के 7 खिलाड़ी एक टाइम में उस कोर्ट में, हैंडबॉल कोर्ट में खेलते हैं। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 16। खेल प्रारंभ होने के लिए मिनिमम 5 खिलाड़ी चाहिए। अगर 5 से कम है तो खेल प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो खेल प्रारंभ होने के लिए कम से कम 5 खिलाड़ी होने मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं। इसमें जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9। क्यों? क्योंकि कुल मिला के होते हैं 16 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 9 खिलाड़ी इसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिन्हें हम स्थानापन्न खिलाड़ी बोलते हैं। खेल के दौरान नियमित खिलाड़ी के कोर्ट के बाहर आने के पश्चात स्थानापन्न खिलाड़ी किसी भी समय टाइम जो कीपर होता है उसकी जानकारी के बिना भी कोर्ट में एंट्री कर सकता है। और स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, खेल के दौरान अगर कोई नियमित खिलाड़ी कोर्ट से बाहर आता है तो उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता है वो टाइम कीपर की जानकारी के बिना भी कोर्ट में प्रवेश कर सकता है। और ये कितने लोग होते हैं? 9 लोग होते हैं। ठीक, गोलकीपर के अलावा टीम के सभी खिलाड़ियों को एक समान ड्रेस पहनना अनिवार्य है। जिस प्रकार से फुटबॉल में था, गोलकीपर अलग पहनता है और बाकी खिलाड़ी अलग पहनते हैं, उस तरह से हैंडबॉल में भी है। गोलकीपर खिलाड़ी जो होता है, जो गोलकीपर होता है, उसकी जर्सी, उसका ड्रेस डिजाइन दूसरा होगा, बाकी खिलाड़ियों का ड्रेस डिजाइन एक जैसा होगा। खिलाड़ियों की जर्सी पर 1 से लेकर 99 तक नंबर, पीठ पर 20 सेंटीमीटर एवं सीने पर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के होनी चाहिए। पीठ पर 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के निशान और सीने पर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की होनी चाहिए। क्या? नंबर 1 से 99। जो इसका गोलकीपर होता है अपने गोल क्षेत्र में रक्षण करते समय गेंद को शरीर के किसी भी भाग से छू सकता है। गोलकीपर जो होता है वो अपने गोल पोस्ट को बचाने के लिए कि हमारे अंदर गोल ना हो जाए, वो गेंद को शरीर के किसी भी भाग से स्पर्श कर सकता है, उसे फाउल नहीं माना जाएगा।
अब इस खेल में तमाम नियम और तमाम बारीकियां हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। हम इस खेल के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें दो चार और करेंगे। देखिए, इसमें जो टाइम कीपर होता है उसका मेन काम क्या है? टाइम कीपर का मुख्य कार्य है खेल की अवधि होती है, कितनी देर तक खेल चलेगा, खेल की अवधि, टाइम आउट और निलंबित समय को अंकित करना होता है। टाइम कीपर के मुख्य कार्य हैं 3, क्या क्या? खेल की अवधि, टाइम आउट और निलंबित समय को अंकित करना यानी लिखना। इसमें एक आदमी और होता है, वो होता है स्कोर कीपर। स्कोर कीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्कोर शीट को संभालता है और प्रत्येक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड में अपने रखता है। किस खिलाड़ी ने कितना गोल किया, किस खिलाड़ी ने कितनी बार क्या किया, इसको वो संभाल करके रखता है। ठीक। हैंडबॉल जो होता है उसमें कुछ खास शब्दावली होती है, जैसे हम कहते हैं ड्रिबलिंग, पास, ओवरहेड पास, जंप, पेनाल्टी, स्कोर, फ्री थ्रो, 7 मीटर थ्रो, थ्रो इन, गोल रक्षक, साइड पास, फास्ट ब्रेक, इस तरह की कुछ शब्दावलियां हैं जो हैंडबॉल में प्रयोग की जाती हैं। ठीक। तो मोटी मोटी जानकारी हमने आपको हैंडबॉल के बारे में दी। अगर हैंडबॉल के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरह से अपनी जानकारी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे खेल की तरफ, और हमारा ये तीसरा खेल है। इस क्लास का जो अंतिम खेल हम ले रहे हैं वो है जूडो। अब जरा जानते हैं कि जूडो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी। तो जूडो आप जानते हैं इसका संबंध जापान से है, और जापान का ये खेल है, एक मार्शल आर्ट है। जूडो क्या है? ये मूल रूप से जापान का एक मार्शल आर्ट है। बहुत पुराने समय में इसे कहा जाता था जूजुत्सु। प्राचीन काल में इसका नाम था जूजुत्सु। अब जूडो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विनम्र तरीका। जूडो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनम्र तरीका। मार्शल आर्ट्स का एक सिस्टम है जिसका नाम है लेनोची रियू, और ये 1532 में प्रारंभ हुआ। मार्शल आर्ट्स का एक सिस्टम है, उसका नाम है लेनोची रियू, और ये 1532 में प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1882 में फादर ऑफ जूडो, क्या नाम था? डॉक्टर जिगोरो कानो। 1882 में डॉक्टर जिगोरो कानो, जिन्हें जूडो का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ जूडो कहा जाता है, इन्होंने इस कला की सर्वोत्तम विद्या को ईजाद किया, जिसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं? जूडो कहते हैं। 1882 में किया। किसने किया? डॉक्टर जिगोरो कानो। कौन थे ये? ये थे फादर ऑफ जूडो। तो ये जो मार्शल आर्ट था जूडो का, इसको एक विद्या के रूप में ईजाद किया, और इस विद्या का जो नाम है वो कोडोकॉन जूडो था, लेकिन अब इसे क्या जाता है? अब इसे कहा जाता है जूडो। अब जरा हम देखते हैं कि इंडिया में क्या कंडीशन रही इसके प्रारंभ होने की। तो भारतवर्ष में जूडो की शुरुआत किसके द्वारा हुई? जापानी यात्रियों के द्वारा हुई। इसका अभ्यास जापानियों द्वारा स्थापित प्रशिक्षण हालों में किया जाता था। जापानियों ने क्या किया? प्रशिक्षण हाल बनाए और वहीं पर जूडो का अभ्यास किया जाता था। सन 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी JFI की स्थापना हुई। कब? 1965 में किसकी स्थापना हुई? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सन 1986 में इसे अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन से एफिलिएट कर दिया गया। कब? 1986 में इसे अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन से संबद्धता मिल गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सन 1986 के सियोल एशियन गेम्स में पहली बार भाग लिया। कब? 1986 के सियोल एशियन गेम्स में इंडियंस ने जूडो खेल में पहली बार भाग लिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके मैदान के बारे में। मैदान का आकार क्या होता है? वर्गाकार होता है। अभी तक हमने 2 खेल देखे, उनमें आयताकार था, लेकिन जूडो के मैदान का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है, और इसका जो कुल एरिया होता है वो होता है 14x14 मीटर। मिनिमम इससे कम नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16x16 मीटर। यानी जो मिनिमम है वो 14x14 मीटर होता है,
और जो मैक्सिमम होता है वो 16 इंटू 16 मीटर। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, इसका जो डेंजर जोन होता है वो होता है 1 मीटर। डेंजर जोन होता है 1 मीटर होता है। इसके बाद हम जरा और कुछ देख लें जूडो के बारे में। जहाँ पर जूडो होता है, यानी जो उसका प्ले ग्राउंड है जूडो का, उसे कहते हैं सियाजो। सियाजो कहते हैं, SHI, सियाजो। जूडो का जो क्रीड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर जूडो परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं हम सियाजो। और मैंने बताया पहले ही आपको कि जो सियाजो होता है ये वर्गाकार होता है और इसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की होती है। और ये जो एक प्लेटफार्म बनाया जाता है ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है और इसको टाट के 50 टुकड़ों या कैनवास से ढका जाता है सियाजो को। अब इसमें अधिकारी कुछ होते हैं, 3 अधिकारी होते हैं जूडो में। इनमें से एक रेफरी होता है और 2 जज होते हैं। रेफरी का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं और वो प्रतियोगिता में बराबर बना रहेगा और खेल की पूरी प्रगति का वो ध्यान रखता है। ठीक, अब जरा पोशाक की बात कर लेते हैं। खिलाड़ी जूडो में जो खिलाड़ी की पोशाक होती है उसको कहते हैं जूडोगी। जूडोगी कहते हैं। जूडोगी में क्या क्या होता है, एक जैकेट, एक पैजामा तथा एक पेटी। जैकेट, पैजामा और एक पेटी। जूडोगी अगर नहीं है तो क्या है, जूडोगी ना होने की दशा में खिलाड़ी ऐसी पोशाक पहन सकता है जिनकी पेटी इतनी लंबी हो कि शरीर के गिर्द 2 बार आ सके तथा वर्गाकार गांठ लगाने के पश्चात 3 इंच के सिरे बच जाएं। जैकेट भी इतनी लंबी हो जिसके साथ पेटी बांधने के पश्चात भी कूल्हे ढके जा सकें। इसके बाजू खुले होने चाहिए। कफ तथा बाजुओं के मध्य 1.25 इंच का फासला होना चाहिए तथा ये आधी भुजा तक लटकनी चाहिए। पायजामा भी एकदम बिल्कुल ओपन होना चाहिए, चुस्त पायजामा नहीं होता। आपने देखा होगा जूडो पहने हुए बच्चों को या इसके खिलाड़ियों को, काफ़ी ओपन पायजामा होता है इनका। खिलाड़ी अंगूठी, हार, माला या इस तरह का कोई भी आभूषण ये सब नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इससे चोट लगने का डर होता है। नाखून कटे होने चाहिए खिलाड़ी के क्योंकि नाखून से भी चोट लगने का डर होता है। अब अगर हम बात करें इसके प्रतियोगिता की टाइमिंग क्या होती है, कितनी देर तक प्रतियोगिता होती है, तो जूडो का जो मैच होता है उसकी जो अवधि होती है वो 3 मिनट होती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है जरा देख लें कि जूडो जो प्रतियोगिता होती है उसका आरंभ कैसे होता है। जब जूडो का खेल प्रारंभ होता है कंपटीशन के लेवल पर तो होता क्या है, इसके जो दोनों खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे से 12 फुट की दूरी पर खड़े होते हैं। एक दूसरे से 12 फुट की दूरी पर खड़े होने चाहिए और उनके मुंह क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए। फिर जब 12 फुट की दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे सामने मुंह अपना करके खड़े होते हैं तो एक दूसरे को झुक करके नमस्कार करते हैं या सलाम करते हैं। इसके बाद जो रेफरी होता है वो एक शब्द बोलता है, उसका नाम है हाजिमे। हाजिमे, और जैसे ही वो हाजिमे बोलता है ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। हाजिमे का अर्थ है प्रतियोगिता को शुरू करो। ठीक, तो जैसे ही बोलता है हाजिमे, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है किसकी, जूडो की। अब जूडो में भी तमाम प्रकार के नियम और बारीकियां हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। हम जरा समझ लेते हैं कि जब कोई खिलाड़ी इसमें अनुचित कार्य कैसे करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी फाउल कैसे होगा या जो त्रुटियां करता है वो किस प्रकार से कर सकता है। तो कुछ 4-6 बातें देखिए। अगर कोई खिलाड़ी एक दूसरे को पेट को पकड़ता है, सिर या गर्दन को टांगों के नीचे लेकर मरोड़ता है तो ये फाउल माना जाएगा। ठीक, कोई निश्चित तकनीक अपनाए बिना विरोधी खिलाड़ी को धकेलना, अगर कोई तकनीक है धकेलने की, उसमें जूडो के अंतर्गत कोई नियम है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई निश्चित तकनीक नहीं है और आप धकेल रहे हैं तो भी आप क्या होंगे, फाउल माने जाएंगे। ठीक, खिलाड़ी की टांग पर आक्रामक खिलाड़ी खड़ा नहीं हो सकता है, उसे कैंची नहीं मार सकता है। विरोधी खिलाड़ी की टांग को खड़े होने की स्थिति में खींचना ये फाउल माना जाता है। विरोधी खिलाड़ी की कमीज के बाजुओं या पायजामों में उंगलियां डालकर उन्हें पकड़ना ये भी फाउल माना जाता है। पीछे से चिपके हुए विरोधी खिलाड़ी को जानबूझकर पीछे की ओर गिराना ये भी फाउल माना जाता है। कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे विरोधी खिलाड़ी को हानि पहुंचे या उसके अंदर भय का वातावरण बने, वो डर जाए,
ये भी फाउल माना जाएगा, आपकी त्रुटि मानी जाएगी। जानबूझकर आप किसी को पकड़ रहे हैं या बच रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो उसे असहज स्थिति में ला रहा है उस खिलाड़ी को, तो भी आप इसे फाउल माने जाएंगे। ठीक, तो इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रेफरी की अनुमति के बिना बेल्ट या जैकेट के बाजू पकड़ना। ठीक, विरोधी खिलाड़ी की बेल्ट या जैकेट के अगर आप बाजू पकड़ते हैं, अनावश्यक उसे इशारे करते हैं या कोई आवाज़ें निकालते हैं या चीखते चिल्लाते हैं या इस प्रकार का कुछ आप गड़बड़ करते हैं, तो ये सब इसे फाउल की श्रेणी में इसे रखा जाता है। तो ये मोटा मोटा हमने जूडो के बारे में भी जाना। तो मैंने अपनी इस क्लास में 3 खेलों के बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ प्राप्त की। इसमें आपका फुटबॉल, हैंडबॉल और जूडो। हम अपनी अगली क्लास में 2 खेलों के बारे में और बात करेंगे। हम बात करेंगे क्रिकेट और स्विमिंग के बारे में, यानी क्रिकेट और तैराकी के बारे में। उस क्लास को आप सुनेंगे। हम ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो योगा है उसके तहत जो सिलेबस लखनऊ विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है उसके अंतर्गत कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इनमें मैं ये 7वां पार्ट 8 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको जल्द ही मिल जाएगा, ये पार्ट 8। और इसके बाद हम पार्ट 9 रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आपको क्रिकेट और तैराकी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अभी हमको लगता है 4 या 5 पार्ट इसके और आएंगे। ये सारी वीडियोज बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी ताकि आपको पढ़ने का पर्याप्त समय मिल सके। तो चलिए, अगली वीडियो में हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।